तो रिसेंटली कायरा अडवाणी एक क्रॉस पेंडेंट पहनते हुए नजर आई और लिबरल्स उन्हें प्रोग्रेसिव कह रहे थे। दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा वृंदावन जाती है, सिंदूर लगाती है, तुलसी माला पहनती है तो उन्हें रिग्रेसिव कहा जाता है। अनुष्का शर्मा ने अपने लाइफ में कायरा अडवाणी से ज्यादा ही अचीव किया है, फिर ऐसा परसेप्शन क्यों? ये सवाल आसान लगता है पर इसका जवाब ढूंढने हमें 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। क्यों हमें कुछ सिंबल्स नॉर्मल लगते हैं और कुछ असर्टिव लगते हैं? इसके पीछे एक प्लान स्ट्रेटेजी है जिसका फाउंडेशन कॉलोनियल एरा में रखा गया, जब मैकॉले ने 1835 में अपना एजुकेशन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कराया। उस वक्त लोगों को लगा कि सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मैकॉले ने क्लियरली कहा था कि उन्हें सिर्फ ऐसे इंडियन चाहिए जो ब्लड से इंडियन हो, उनका थॉट, ओपिनियन, इंटेलेक्ट, टेस्ट पूरा इंग्लिश हो। यहाँ पर टेस्ट सबसे डेंजरस वर्ड है क्योंकि टेस्ट डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या प्रोग्रेसिव लगता है और क्या रिग्रेसिव लगता है। पहले के कॉन्क्वेस्ट में इस्लाम ने तलवार के दम पर भारत पर अपना डोमिनेंस बनाया, पर इंग्लैंड उनसे एक कदम आगे था। दे यूज्ड समथिंग व्हिच वाज मोर डेंजरस देन स्वॉर्ड्स, नैरेटिव। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को ये बताया कि तुम इन्फीरियर हो, और ये डायरेक्टली नहीं बोला गया, दिस वाज इंस्टीट्यूशनल। मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स थे और यही एस्पिरेशन बिल्डर्स बन गए। जो बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता था वो नेचुरली इंग्लिश स्पीकिंग एलिट कैटेगरी में आता था और उस एनवायरनमेंट में क्रॉस एक नॉर्मल विजुअल था। वही आपको चेपल में दिखता था, वही आपको क्लासरूम्स में दिखता था, वही स्कूल के हर बिल्डिंग में दिखता था। धीरे धीरे वो सिंबल एलिट एनवायरनमेंट से एसोसिएट हो गया। मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, हमें कलावा और तिलक बिल्कुल अलाउड नहीं था। जनेऊ भी शर्ट के एकदम अंदर पहनना पड़ता था कि कुछ भी ना दिखे। शिका तो बहुत दूर की बात है, पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स बिंदास रोजरी पहनते थे। स्कूल के अंदर चर्च बना हुआ था तो फ्राइडे पे उन पे मासेस होते थे। ये सब वही 200 साल पुरानी स्ट्रेटेजी का कंटिन्यूएशन था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हिंदू सिंबल को पूरी तरीके से रिफ्रेम किया। मिशनरी राइटिंग्स में हिंदू प्रैक्टिसेस को आइडल वर्शिप, सुपरस्टिशन, प्रिमिटिव का लेबल मिला। ये सिर्फ एक रिलीजियस क्रिटिक नहीं था, ये एस्थेटिक डाउनग्रेड था। उनका कहना था कि तुम्हारा सिंबल गलत तो है ही, पर उसके साथ डाउनग्रेड भी है, बैकवर्ड भी है, और यही नैरेटिव 100-150 साल तक चला। अब एटलीस्ट ये सब इंडिपेंडेंस के बाद तो रुकना चाहिए था, पर ब्रिटिश चले गए और उनके स्कूलों में पढ़े हुए ब्राउन सिपाही यहाँ पे रह गए। ब्रिटिशर्स का एस्थेटिक हायरार्की सिस्टम इंडियन एलिट्स ने इनहेरिट कर लिया। जो चीज वेस्टर्न थी वो मॉडर्न थी, जो ट्रेडिशनल थी वो डाउनग्रेड थी। तिलक, रुद्राक्ष, बाकी रिलीजियस सिंबल को ओपनली डिस्प्ले करने पर कम्युनल का लेबल मिलने लग गया। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न सिंबल्स को न्यूट्रल या फैशनेबल ट्रीट किया गया। देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर एक मौलाना थे, पर वहीं पर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले प्रेसिडेंट थे, वो अगर सोमनाथ के मंदिर जाए तो कांग्रेस को दौरा पड़ जाता था। फ्रांस फैनोन ने इसे कॉलोनियल मिमिक्री कहा है। कॉलोनियल सोसाइटीज में उनके सब्जेक्ट्स कॉलोनियल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करते हैं क्योंकि सिस्टम उसे रिवॉर्ड करता है। ये बेसिकली एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो वही अडेप्ट करो जो तुम्हें रिवॉर्ड देगा। पर इसकी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये अडेप्टेशन आपकी इंटरनल आइडेंटिटी बन गया, और इसी से कनेक्टेड है अगला कंसेप्ट, सॉफ्ट पावर। जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट दिया था। इन सिंपल लैंग्वेज, पावर वो नहीं है जो तुम किसी पे फोर्स कराओ, पावर वो है कि तुम सामने वाले को वॉलंटरीली तुम्हें चाहने पर मजबूर करो। अमेरिका ने इस गेम को 3 पिलर्स के बदौलत मास्टर किया: हॉलीवुड, यूनिवर्सिटीज और टेक्नोलॉजी। हॉलीवुड ने स्टोरीज के साथ अपने कैथलिक एस्थेटिक्स एक्सपोर्ट किए। अगर आप पिछले 50 साल के हॉलीवुड मूवीज देखो तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। हॉस्पिटल सीन्स में क्रॉस, फ्यूनरल सीन्स में चर्च, क्रिसमस को एक यूनिवर्सल इमोशन के रूप में दिखाया गया। ये सब इतनी बार रिपीट हुआ कि ये सारे सिंबल्स ग्लोबल नॉर्मल बन गए। कोई कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं करता कि क्रॉस कूल है, वो बस फेमिलियर लगता है और फेमिलियरिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है। और इसमें वेटिकन सिटी का भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है। ये दुनिया का सबसे पुराना कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका ग्लोबल नेटवर्क है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, मीडिया, डिप्लोमेसी। जब एक सिंबल के पीछे 2000 साल का इंस्टीट्यूशनल बैकिंग हो तो वो सिर्फ एक फेथ का सिंबल नहीं रहता, वो एक ग्लोबल प्रेजेंस बन जाता है। यही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज है। इसके ऑपोजिट अगर हम धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को देखें तो उन्हें कॉलोनियल एरा में पूरा डिसमेंटल किया गया। टेम्पल्स पे कंट्रोल, लैंड सीजर्स, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। मतलब एक साइड का इकोसिस्टम ग्रो करता रहा और दूसरे साइड को गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने पूरी तरीके से डिसमेंटल किया। और आज के परसेप्शन डिफरेंस समझने के लिए ये कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं पॉप कल्चर पाइपलाइन पे। 1980s में मैडोना ने क्रॉस को एक न्यू आइडेंटिटी दी। उसने उसे रिबेलियस बना दिया। जब रिलीजियस सिंबल को प्रोवोकेटिव कंटेक्स्ट में यूज किया गया तो आउटरीच हुआ, और वही आउटरीच उस सिंबल को एजी बना गया। ये पहला रीब्रांड था। फिर 1990s और 2000s के बीच हिप हॉप कल्चर ने क्रॉस को अडेप्ट किया। टूपैक, बिगी, जेजी, ये सब ग्लोबल आइकॉन्स थे। उन्होंने क्रॉस को स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी दी।
अब ये सिंबल सिर्फ चर्च का नहीं रहा, ये यूथ कल्चर का पार्ट बन गया। और जब कोई सिंबल स्ट्रीट कल्चर में आता है तो वो तुरंत ग्लोबलाइज हो जाता है। और इसी के बाद लग्जरी फैशन ने उसे पिक किया। गुच्ची, वर्सास जैसे ब्रांड ने क्रॉस को रनवे पे लाया। अब वो सिर्फ कूल नहीं रहा, वो एस्पिरेशनल हो गया। जब कोई चीज लग्जरी बन जाती है तो वो स्टेटस सिंबल बनती है। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल कंपैरिजन देखना जरूरी है। हिंदू सिंबल्स ने ये पाइपलाइन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की। वो टेम्पल और रिचुअल्स तक ही लिमिटेड रहे। कभी उन्हें ग्लोबल यूथ कल्चर ने अडॉप्ट नहीं किया, कभी उन्हें लग्जरी फैशन ने एलिवेट नहीं किया। कभी कभी योगा या स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ एलिमेंट्स ग्लोबल हुए, लेकिन उन्हें ओरिजिनल कंटेक्स्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इसलिए आज अगर कोई क्रॉस पहनता है तो वो फैशनेबल लगता है, पर अगर वो तिलक, रुद्राक्ष या कलावा पहनता है तो वो एक असर्टिव स्टेटमेंट लगता है। डिफरेंस सिंबल का नहीं है, डिफरेंस पाइपलाइन का है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज पाइपलाइन क्रिएट होती है, नैरेटिव शिफ्ट होते हैं, और आज के टाइम में इंडिया में एक विजिबल शिफ्ट नजर आ रहा है। इंडिया का यूथ पॉपुलेशन अपने आइडेंटिटी को हाइड नहीं कर रहा, बल्कि एक्सप्लोर कर रहा है। टेंपल विजिट्स, धार्मिक सिंबल्स, ये सब ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो रहे हैं। जो पहले हेजिटेशन थी वो स्लोली कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता जा रहा है। लेकिन हम लोग एक गलती करते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जब भी कोई सेलिब्रिटी कुछ ऐसा करता है जिससे ट्रिगर हो तो हम तुरंत उस पर आउटरीच करने लगते हैं। लेकिन आपका आउटरीच एक्चुअली उसी नैरेटिव को एम्पलीफाई करता है जिसे आप डिसलाइक करते हो। इसलिए स्मार्टर अप्रोच ये है कि आउटरीच से ज्यादा क्रिएशन पर ध्यान दो। अगर हमें सनातन के सिंबल्स को नॉर्मलाइज करना है तो उन्हें पहले एस्पिरेशनल बनाना पड़ेगा, एस्थेटिक बनाना पड़ेगा, उसे कंटेंट, स्टोरी टेलिंग, फैशन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब लोग नेचुरली उसे अडेप्ट करेंगे तब वो स्टेटमेंट से स्टाइल बन जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, इकोनॉमी। आज के इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमी में डिसीजंस आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि इंसेंटिव से ड्रिवन होते हैं। अगर आप एक मिड लेवल फैशन डिजाइनर भी हो तो आपके पास ब्रांड डील्स आते हैं और इनका मेजर सोर्स होता है ग्लोबल ब्रांड से। पेंडोरा, ज़ारा, H&M, मैंगो, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का मार्केटिंग बजट होता है। ये ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये एस्थेटिक बेचते हैं। और जब ये किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करते हैं तो वो एक विजुअल लैंग्वेज पुश कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा ऐसा ग्लोबल धार्मिक ब्रांड है जो अपनी सनातन आइडेंटिटी को पुश करे। डोमेस्टिक ब्रांड्स है लेकिन ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बजट के लेवल के नहीं है। तो जब एक इन्फ्लुएंसर को चॉइस मिलती है, एक तरफ ग्लोबल ब्रांड और दूसरी तरफ डोमेस्टिक ब्रांड, तो वो नेचुरली ग्लोबल ब्रांड को चूज करता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का एजेंडा होता है विजिबिलिटी और इनकम, और वो करने के लिए जो पैसा आता है वो ग्लोबल ब्रांड से आता है। आज के टाइम में क्रॉस ज्वेलरी इंटरनेशनल है, रुद्राक्ष उनके लिए एक नीश सेगमेंट है। इसलिए आप किसी इन्फ्लुएंसर को क्रॉस पहनते देखते हो तो ये समझना जरूरी है कि वो एक एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पाइपलाइन का हिस्सा है, और जब तक एक अल्टरनेटिव पाइपलाइन बिल्ड नहीं होती वो इसी का हिस्सा रहेगा। अब आते हैं दूसरे लेवल पे, इंस्टाग्राम एस्थेटिक इकोनॉमी। सोशल मीडिया पे जो कंटेंट वायरल होता है उसका एक विजुअल पैटर्न होता है। पिछले डिकेड में डोमिनेंट एस्थेटिक क्या रहा? मिनिमलिज्म, बेज टोन्स, क्लीन बैकग्राउंड, न्यूट्रल पैलेट। क्रॉस इस एस्थेटिक में परफेक्टली फिट होता है। सिल्वर या गोल्ड पेंडेंट, क्लीन ज्योमेट्री, सिंपल लाइंस, कैमरा पे एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। रुद्राक्ष का टेक्सचर अर्थी है, लेयर्ड है, वार्म टोन्स में है, सैफरन बोल्ड है। तिलक एक विजुअल ब्रेक क्रिएट करता है, मतलब इन्फ्लुएंसर के हिसाब से। तो एल्गोरिदम जो कंटेंट विजुअली क्लीन और प्लेटफॉर्म के डोमिनेंट एस्थेटिक के साथ अलाइन करता है उसे ज्यादा पुश करता है। इन्फ्लुएंसर्स कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इसी पैटर्न को अडेप्ट करते हैं। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि ये एल्गोरिदम न्यूट्रल नहीं होता। वो भी एक ऐसी टेस्ट रिप्रेजेंट करता है जो वेस्टर्न मिनिमलिज्म पे ट्रेंड है। पर देखो, ऐसे ही प्रॉब्लम्स पे कमबैक करने के लिए आई एम होपफुल विद द जेन ज़ी क्राउड। और ये सिर्फ इमोशन के बेसिस पे नहीं, ये डेटा के बेसिस पे कह रहा हूँ। योगा के वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन प्रैक्टिशनर्स है। आयुर्वेदिक $15 बिलियन का ग्लोबल मार्केट है और रैपिडली ग्रो कर रहा है। इस्कॉन आज 100+ कंट्रीज में ऑपरेट करता है। वाराणसी, वृंदावन जैसे सिटीज का ग्लोबल टूरिस्ट फुटफॉल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। एंकोर वाट और प्रम्बानंद जैसे हिंदू टेम्पल्स मिलियंस ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं हर साल। इसका मतलब है कि सनातन धर्म का विजुअल और फिलोसॉफिकल आउटरीच ऑलरेडी ग्लोबल है, बस ब्रांडिंग और पोजिशनिंग इनकम्प्लीट है। इसको समझने के लिए हम एक पावरफुल एग्जाम्पल लेते हैं, इस्कॉन का। 1966 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद न्यूयॉर्क गए थे। एज 70, पॉकेट में सिर्फ कुछ डॉलर्स, कोई इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं, कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं, बस एक चीज, डिवोशन और क्लैरिटी। एक डिकेड के अंदर हरे कृष्णा चांट्स वेस्टर्न स्ट्रीट्स पे आ गए। जॉर्ज हैरिसन जैसे ग्लोबल म्यूजिशियन ने उन्हें रिकॉर्ड किया। भगवत गीता ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई। ये प्रूव करता है कि धार्मिक सिंबल्स ग्लोबल भी हो सकते हैं विदाउट स्टेट पावर, विदाउट हॉलीवुड एंड विदाउट लग्जरी ब्रांड्स। लेकिन ये तो डिवोशनल पाइपलाइन है। अब बात करते हैं एस्पिरेशनल पाइपलाइन की। इसका मॉडर्न एग्जांपल है साउथ कोरिया। 1990s में साउथ कोरिया ग्लोबल लेवल पे ऑलमोस्ट इनविजिबल था। फिर गवर्नमेंट ने डेलिबरेट डिसीजन लिया कल्चरल एक्सपोर्ट पे इन्वेस्ट करने का। म्यूजिक, फिल्म्स, फैशन, फूड। आज BTS ग्लोबल फेनोमेना बन गया। पैरासाइट ऑस्कर जीत गया। कोरियन स्किन केयर $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई। कोरियन एस्थेटिक ग्लोबल ट्रेंड बन गया।
उन्होंने अपने आइडेंटिटी डाइल्यूट नहीं की, उसे पैकेज किया, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट किया। इंडिया के पास इन लोगों से रॉ मटेरियल कई ज्यादा है। प्रॉब्लम इसका है ही नहीं, प्रॉब्लम है पाइपलाइन का, और वो पाइपलाइन आज धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। आज यूथ ओपनली तिलक लगा रहा है, रुद्राक्ष एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है, टेंपल विजिट्स एस्पिरेशनल कंटेंट बन रहे हैं और फेस्टिवल्स एस्थेटिक स्टोरी टेलिंग का मीडियम बन गए। पहले लोग छुपाते थे कि वो मंदिर जाके आए, आज लोग जबरदस्ती स्टोरी, रील सब कुछ डालते हैं, एंड दिस इज अ मेजर साइकोलॉजिकल शिफ्ट। तो वीडियो के एंड में मैं बस एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहता हूँ, आउटरीच। आज के वक्त में सबसे इजी रिएक्शन होता है आउटरीच। कोई सेलिब्रिटी कुछ कर देता है और हम तुरंत सोशल मीडिया वॉरियर्स बन के आउटरीच करने लगते हैं, जो कि कुछ केसेस में काफी हद तक सही भी होता है। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली उसी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम एंगर और कॉन्फ्लिक्ट को रिवॉर्ड करता है। स्टडीज बताती है कि एंग्री कंटेंट से ज्यादा एंगेजमेंट आता है और इसी से रीच ज्यादा बढ़ जाती है। सिंपल भाषा में तुम आउटरीच करके उनकी फ्री में मार्केटिंग कर रहे हो। इसको बारबरा स्ट्राइसेंड के केस से समझते हैं। जब उन्होंने एक फोटो रिमूव करने की कोशिश की तो वो फोटो और वायरल हो गया। इसको स्ट्राइसेंड इफेक्ट कहते हैं। कल्चरल वॉर्स में भी सेम होता है। हिस्ट्री में इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल भी है। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को पब्लिक फेस्टिवल बनाया, बैन के अगेंस्ट आउटरीच नहीं किया, फेस्टिवल को इतना बड़ा बना दिया कि वो कल्चरल फोर्स बन गया। तो अगर हमें जीतना है तो पाइपलाइन बिल्ड करनी पड़ेगी, लग्जरी पाइपलाइन, स्टोरी टेलिंग पाइपलाइन, लैंग्वेज पाइपलाइन। जब तक तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तब तक तुम पीछे हो। जब लोग तुम्हें कॉपी करने लग जाएंगे तब तुम जीत गए। ये किसी कायरा वर्सेस अनुष्का की कहानी नहीं है, ये नैरेटिव कंट्रोल की कहानी है। सिंबल्स तब पावरफुल बनते हैं जब सोसाइटी उन्हें रिस्पेक्ट करती है, और सोसाइटी उन्हें तब रिस्पेक्ट करती है जब तुम खुद उसे पहले रिस्पेक्ट करो। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।